नमस्कार। सुरेश की मम्मी सुन रही हो? मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाता हूँ। थोड़ी तिरछी नजर से सुरेश की मम्मी विमला सुरेश के पिता मगन की ओर देखती है। मगन की ये बातें सुन विमला गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम क्यों शहर जाओगे? 21 साल हो गए, अब तक हमने शहर जाने के लिए नारियल न फोड़ा, तो अब क्यों? लल्ला हमारा कब से बुला रहा है, तब हम ना गए। दादा दादी मने तब भी हम ना गए, तो कैसे आपके मुंह से ये बात निकल गई? आंखों से गुस्सा दिखाते हुए सुरेश की मम्मी खटिया में उठ के बैठ गई थी। सुरेश को 8वीं कक्षा से बाहर पढ़ाया। शुरुआत में तो विमला की दूर की मौसी के घर पढ़ने क्यों भेजा। बेटा वहां रहता तो विमला पूरे साल का पके हुए अनाज में से गेहूं, चावल आदि भिजवाती थी। मौसी विमला को तो बहुत मना करती थी, मगर बाद में सुरेश को बहुत सुनाती थी। खाना भी अच्छे से ना देती, सुरेश से काम करवाती। मगर मगर और विमला क्या करती? बेटे को पढ़ाना था और उनके गांव में तो 7वीं तक का ही स्कूल था, तो बेटे को समझा बुझा कर वहां रखा था और खुद भी मन मोटा कर लेते थे। विमला को बड़े समय के बाद बेटा हुआ था, इसलिए विमला को सुरेश बहुत लाडला था। विमला और मगन दोनों को सुरेश प्राण से भी ज्यादा प्यारा था। मगन तो अपने बेटे की हर पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता था और जरूरत आन पड़ी तो कर्ज लेने से भी डरता न था। सबसे पहले बेटे की जरूरत, उसके आगे दोनों की कोई जरूरत न थी। वो दोनों तो अपना खर्चा मेहनत मजदूरी करके चला लेते थे। सुरेश धीरे धीरे 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर गया। अब तो सुरेश के मम्मी पापा का सर घर से ऊंचा हो गया था। सुरेश के आगे की पढ़ाई का खर्चा बहुत था और मगन के पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी। उसी जमीन में गेहूं, चावल जैसे धान को उगाकर वे सुरेश को पढ़ा रहे थे। और तो और इस साल तो कुदरत ने भी विमला और मगन के साथ खेल खेल दिया था। उन्होंने चावल की फसल उगाई थी, मगर बिन मौसमी बरसात के आने से ज्यादा फसल खराब करती थी। मगन सोचता है सुरेश की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, हम तो ठहरे बूढ़े, हमें कितना खाना चाहिए, मजदूरी करके पेट भर लेंगे, हम दोनों को चाहिए ही कितना। बात तो सुरेश की पढ़ाई की थी। सुरेश भी गरीब विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाले सहयोग के बारे में पता करता है और अपने पापा को कहता है, पापा आधा खर्चा ही उठाना होगा, मैं अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ तो आधा खर्चा तो सरकार उठा लेगी, सिर्फ रहने खाने का खर्चा ही उठाना पड़ेगा। मगर मगन और विमला ठहरे अनपढ़, उनको क्या पता शहर में रहने और खाने पीने का खर्च कितना आएगा। उन दोनों के लिए तो 1000-2000 निकालना भी मुश्किल था। शहर में कितना खर्च होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब चिंता मगन और विमला को सता रही थी। सुरेश को बड़े अफसर के रूप में देखने की दोनों की इच्छा थी। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मगन को खेतों में बोए बीजों की चिंता हो रही थी। मगन कहता है, देखना विमला, इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं खेतों में बोए बीजों का क्या हाल हुआ होगा। विमला गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हें अपने खेतों की चिंता है? यहाँ लल्ला की पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे? इस चिंता में मरी जान जा रही है और तुम्हें खेतों की बात लेकर बैठे हो। लल्ला के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये चिंता करो तुम। विमला अपने बेटे को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो ऐसा सोचती थी। अगर किसी चीज की कमी हो तो विमला तिल मिला जाती थी और सारा गुस्सा मगन पर निकालती थी। सरकार की सहायता मिलने पर सुरेश का एडमिशन शहर के कॉलेज में हो जाता है। ये खबर सुरेश शहर से अपने माता पिता को भेजता है और कहता है, रहने के लिए किराए पे रूम लेना पड़ेगा और खाने के लिए आप पैसे जमा करवा लीजिएगा। मैं 2 दिन में गांव आऊंगा, कभी मैं मेरे दोस्त के घर रुका हुआ हूँ। अब तो मगन की चिंता और बढ़ गई थी। वो सोचता है, 2 दिन में पैसे कहाँ से लाऊंगा? उसके पास तो सिर्फ 2.5 बीघा जमीन थी, उसमें वो खेती करता था, कोई रास्ता ना रहा था। मजबूर होकर मगन गांव के जमींदार के पास जाता है और अपनी 2.5 बीघा जमीन में से 2 बीघा जमीन को गिरवी रखने की बात करता है। जमींदार भी जानता था कि मगन को अभी पैसे की जरूरत है, तो वो कम पैसे देने का बहाना बनाता है और कम पैसों में जमीन गिरवी रखने की बात करता है। जैसे तैसे गिड़गिड़ा कर मगन थोड़ा ज्यादा पैसे देने की विनती करता है और वो पैसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी विमला के हाथों में देता है और कहता है, लल्ला की पढ़ाई के पैसे हैं, उसे तुम जरूरत के हिसाब से थोड़े थोड़े लल्ला को देती रहना, बाकी हमारा खाना पीना
हम मेहनत मजदूरी करके कर लेंगे। विमला भी पैसे देखकर खुश हो जाती है। पैसे कहाँ से आए ये तक वो अपने पति से नहीं पूछती। 2 दिन के बाद सुरेश अपने गांव आता है और अपने जरूरी सामान, कपड़े और माँ से पैसे लेकर दूसरे दिन शहर पढ़ाई के लिए चला जाता है। वो पढ़ाई में बहुत ही होनहार था। सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपना बीए खत्म कर लेता है। शहर में रहकर और सरकार की सहायता से वो मास्टर की भी खत्म कर लेता है। अब वो प्रोफेसर बनने की तैयारी करता है और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और उसे एक कॉलेज में जॉब मिल जाती है। इस बीच कभी भी सुरेश गांव नहीं आया। पत्र के द्वारा वो अपने माता पिता को उसके बारे में बताता रहता था। माता पिता तो अपने बेटे की कामयाबी के बारे में डाकिया पढ़ के सुनाता था, इसी में वो तो खुश हो जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन सुरेश की चिट्ठी आती है। उसमें लिखा था कि वो शहर की एक लड़की से शादी करना चाहता है और वो शादी करके बहू के साथ गांव आएगा। मगन और विमला को ये बात सुन बहुत तकलीफ होती है कि बेटे ने खबर दी कि वो शादी कर रहा है मगर बुलाया तक नहीं। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर चुप रहते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। बेटा बहू के साथ गांव आता है। बहू गांव की मिट्टी में अनकंफर्टेबल महसूस करती है और मुंह बनाने लगती है। विमला कुछ न बोल के सारी रस्में करती है। बहू को पसंद तो ना आएगी मगर रिवाज में देने के लिए विमला एक साड़ी और चांदी की पायल लाई थी। वो बहू को देती है मगर बहू मुंह तो फूला जाता है। वो लोग एक दिन गांव रहते हैं और वापस शहर चले जाते हैं। बेटा तो अपने माता पिता से ये तक नहीं पूछता कि उनके पास पैसे है कि नहीं, उन्होंने खाने को क्या मिलता है, ये वो कैसे जी रहे हैं, उनको कुछ चिंता नहीं थी। वो लोग शहर में घर ले लेते हैं और अच्छे से रहते हैं। बेटे को तो ये तक याद नहीं था कि उनके पिता ने उनको पढ़ाने के लिए खेतों को गिरवी रखा था। माता पिता एक बार चिट्ठी लिखते हैं और कहलवाते हैं कि खेतों को गिरवी रखे बहुत लंबा समय हो चुका है, तुम थोड़े पैसे देते तो खेतों को छुड़वा लेते। अपने मम्मी पापा की चिट्ठी पढ़ बेटा जवाब में थोड़े से रुपये भेजता है और लिखता है, मैंने अभी अभी शहर में घर खरीदा है तो मेरे पास पैसे कम है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको भेज दूंगा। बेटे की ये बात सुन माता पिता को निराशा तो होती है मगर सोचते हैं कोई बात नहीं, बेटा अगले महीने पैसे भेज देगा और दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। उसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। बेटा पैसे नहीं भेजता और आता भी नहीं। हाँ, एक चिट्ठी जरूर आती है। उसमें लिखा था कि मुबारक हो, तुम दादा दादी बन गए हो, घर में लक्ष्मी आई है। बेटे का खत सुन दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। वो लिखते हैं, बेटा तू अपना पता भेज, हम हमारी पोती का मुंह देखने जरूर आएंगे। बेटा लिखता है, नहीं माँ, अभी आपकी बहुत बहू कमजोर है और उनके मायके वाले नजदीक है, देखभाल हो रही है, मैं आपको थोड़े दिनों में लेने आऊँगा। शहर बहुत बड़ा है, आने की तकलीफ मत करना, शहर बड़ा है, आप लोग यहाँ कुछ ढूंढ नहीं पाओगे। बेटे की बात मान वो शहर नहीं जाते और बेटे के आने की राह देखते हैं। 6 महीने के बाद बेटा गाँव आता है। बहू और बेटे के साथ वो कुलदेवी के दर्शन करता है और दूसरे ही दिन वापस चला जाता है। जाते जाते वो थोड़े पैसे अपनी माँ के हाथों में रखता है। हाँ, पत्र के द्वारा बातें होती रहती थी और समय बीत रहा था। बेटी भी अब 12 साल की हो गई थी मगर अभी भी विमला और मगन बेटी के घर नहीं गए थे। विमला अचानक बहुत बीमार हो जाती है। वो अब खटिया में पड़ी रहती है। मगन घर का सारा काम भी करता है, खेतों को भी संभालता है और साथ में वो विमला की भी देखभाल करता है। मगन पत्र के द्वारा अपने बेटे को ये बात बताता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और पोती से मिलने की बात करती रहती है। बेटा पत्र में थोड़े पैसे भेजता है और लिखता है, अभी बहुत कामों में फंसा हूँ, जैसे ही काम खत्म होगा मैं घर आऊँगा। आप मम्मी का इलाज अच्छे से करवाना और उनकी देखभाल भी अच्छे से करना। मगन अपनी पत्नी से ये बात करता है। विमला और भी बीमार हो गई थी। एक दिन मगन अपनी पत्नी से शहर जाने की बात करती है। उसी में विमला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। समय के साथ साथ विमला और बहुत कमजोर हो जाती है। एक दिन मगन बिना विमला को बताए शहर जाने को निकल जाता है। साथ में गेहूं और चावल की 2-4 बोरियां ले जाता है। मगन को सुरेश के घर का पता तो मालूम न था। वो बस इतना जानता था कि वो एक बड़ी सी कॉलेज में साहब है। वो बस वाले को बड़ी कॉलेज के पास उतारने को बोलता है। बस वाला मगन को कॉलेज के दरवाजे पर ही उतार देता है।
मगन वॉचमैन से पूछता है कि सुरेश साहब कहाँ रहते हैं। वॉचमैन पहले तो उनको देखकर भिखारी समझ लेता है, मगर सुरेश का नाम सुन एक वॉचमैन उसे सुरेश के घर तक छोड़ जाता है। घर में कोई न था। मगन घर के बाहर बैठकर इंतजार करता है। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी गाड़ी आती है, जिसमें सुरेश और उनकी पत्नी के साथ एक दूसरा आदमी भी होता है। सुरेश गाड़ी से उतरते ही अपने पिता को देख चौंक जाता है। पैर छूते उसे पूछता है, आप यहाँ कैसे, कब आए और क्यों आने की तकलीफ की। बेटे के इतने सारे सवालों का मगन के पास कोई जवाब न था। वो अंदर जाता है और अपने पिता को दूसरे रूम में बिठाता है और अगले रूम में बैठकर उस आदमी से बात करने लगता है। मगन को उनकी बातें सुनाई देती है। वो आदमी पूछ रहा था कि ये बुजुर्ग कौन है। तभी बहू कहती है, ये गांव से आए हैं, और उनकी हाँ में हाँ मिलाई बेटा भी कहने लगता है, साल भर का अनाज गांव से मंगवाया था, वही देने के लिए दूर के रिश्तेदार आए हैं। बहू तो ठीक थी, मगर अपने बेटे के मुंह से ये बात सुन मगन तुरंत कमरे से निकलकर बाहर जाने लगता है और घर की बाहर बिना उधर उधर देखे निकल जाता है। वो एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखता कि उन्हें बेटा रोकने के लिए आया था या नहीं। वो बस पकड़कर सीधे गांव आ जाता है। गांव पहुंच घर के नजदीक जाता है तो देखता है लोग उनके घर में इकट्ठा हुए हैं। वो भागकर अंदर जाता है और देखता है कि विमला मर चुकी थी। वो नीचे बैठ जाता है और सिर्फ यही बोल पाता है, अच्छा हुआ तुम मर गई, हमारे संस्कार भी मर गए हैं।